नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ सभी लोगों को। आज हम माधव निदान पढ़ेंगे और हम लोग कभी भी छुट्टी नहीं करते। हम लोग ईद हो, दिवाली हो, होली हो, रोज हम पढ़ाई करते ही करते हैं। और यही खासियत है आयुष दर्पण की कि हम रोज पढ़ते हैं और हम रोज अपने को इम्प्रूव करते हैं। तो अभी हम लोग ने कल उरशत पढ़ा था, उसका संप्राप्ति पढ़ा था। तो अभी हम लोग उसके पूर्व रूप पढ़ेंगे और उसके बारे में और देखेंगे। संप्राप्ति पढ़ेंगे, वो हमने कल हेतु पढ़ा था, आज संप्राप्ति पढ़ेंगे। तो आप लोग के स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है, 26 नंबर का श्लोक दिख रहा है, 27, 28। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद में हम लोग चर्चा भी करेंगे कि ऐसे इस तरह से संप्राप्ति हो जाती है और क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं। तो आप लोग देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। मैं एक मिनट अनम्यूट का भी ऑप्शन दे देता हूँ, जिसको कुछ बोलना है तो वो अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, तो अभी 26 नंबर का श्लोक देखिए। इसमें क्या बताया है कि उरो विभज्यते अत्यर्थम विबध्यथ विरुज्यते प्रपीड्यते तथा पार्श्वे शुष्यत्यंगम प्रवेपते क्रमाद्वीर्यं बलं वर्णो रुचि अग्निश्च हीयते ज्वरो वृथा मनोदैन्यं विडभिदाग्निवधावपि दुष्टः स्यावः सुदुर्गन्धः पीतो विग्रथितो बहु कासमानस्य चाभीक्षणं कफः सास्त्रिक् प्रवर्तते सा शती श्यते अत्यर्थम यथा तथा शुक्रौजसोः शयात्। इतना बढ़िया बता रहे हैं। एक एक शब्द जो है वह समझने लायक है और मतलब समझना ही चाहिए हमें, हमारा प्रैक्टिस को अगर हमें अच्छा करना है तो इसमें बता रहे हैं कि जो कारण उन्होंने बताया कि धनुष को खींचना,
बैल से लड़ाई करना, बहुत ज्यादा ऊपर से गिर जाना, बलवान के साथ युद्ध करना, ऐसे अलग अलग कारण बताए हैं। उसके वजह से क्या हो रहा है कि छाती के टुकड़े टुकड़े हो रहे हो, या छाती दो टुकड़े में ये हो रही है, विभाजन हो रहे हैं। उरो विभज्यते इत्यर्थम, इस तरह का वेदना होती है। विद्यते अथ विरुज्यते, जिस तरह से टुकड़े हो रहे हैं छाती के, उस तरह से विरुजा मतलब बहुत ज्यादा दर्द होता है, तकलीफ होने लगती है। वक्षस्थल में अत्यंत पीड़ा होती है, ऐसा प्रतीत होता है। फिर बोल रहे हैं प्रपीड़ते तथा पार्श्वे शुष्य तंगम प्रवेपते, इसका मतलब यह है कि छाती खींची जा रही है, बहुत ज्यादा भिंची जा रही है, बहुत ज्यादा उसमें खिंचाव हो रहा है और प्रपीड़न हो रहा है, ऐसा फील होने लगता है, बहुत ज्यादा पीड़ा होने लगती है। एक या दोनों और की पसलियों में भी ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कुछ खींच रहा है। उसी तरह से मनुष्य बहुत ज्यादा सूख जाता है, लड़खड़ाने लग जाता है, और उसका बल और शरीर क्षीण होने लगता है। शुष्यत्यंगम व वेपते, मतलब उसका अंग जो है वो अंग प्रत्यंग सूखने लगता है, शुष्क होने लगता है। क्रमाद वीर्यम बलम वर्णो, मतलब क्रम से वीर्य, बल और वर्ण और रुचि, अग्नि च हीयते, ये सब का नाश होने लगता है। क्रम से शुक्र का नाश होगा, उसके शारीरिक बल का, स्ट्रेंथ का नाश होगा, वर्ण का वो काला पड़ता जाएगा, रुचि जो है उसको खाना खाने में टेस्ट कम आने लगेगा, अग्नि जो है वो अभी मंद होने लगेगा। फिर बता रहे हैं ज्वरो व्यथा मनोदैन्यम, उसको बुखार आने लगता है। फिर व्यथा मतलब हर समय पेन होने लगता है अंदर ही अंदर। उसी तरह से उसको ना मनोदैन्यम, मन जो है उदास होने लगता है, डिप्रेशन में बहुत ज्यादा होने लगता है, मनुष्य बहुत ज्यादा दीनहीन हो जाता है। फिर बता रहे हैं कि विड़ भेदाग्नि वधावपी, मतलब उसको बहुत ज्यादा अतिसार लग जाते हैं, पाचक अग्नि नष्ट होने लगती है, अग्नि वध होने लगता है, अग्नि नष्ट होने लगती है, पूरा जीरो नहीं हो रहा है लेकिन वो कम होने लगता है। उसी तरह से उसको अग्नि नष्ट होने से, कम होने की वजह से अतिसार होता है, जो है खाया पिया हुआ सब लूज मोशन में निकलने लगता है। फिर बता रहे हैं कि दुष्ट श्याव सुदुर्गंध पीतो विग्रथितो बहु, उसको उरक्षत होने की वजह से फुफ्फुस में कफ जो है बहुत ज्यादा चिपका चिपका निकलता है, स्त्यान कफ निकलता है, लीन कफ निकलता है, और वह बहुत ज्यादा खांसते रहने के साथ रक्त भी आ जाता है। और वो कफ जो रहता है वो कैसा होता है, तो दुष्ट श्याव, मतलब खराब ये कफ रहता है, श्याव रंग का होता है, दुर्गंध युक्त रहता है, कभी कभी पीला होता है, कभी कभी क्लॉट्स टाइप का, ग्रथित, कभी कभी थ्रेड रूप में या क्लॉटेड रूप में, और बहु मात्रा में ऐसा उसको कफ निकलने लगता है। उसी तरह से कास मन से चाभिक्षणम कफ शास्त्र प्रवर्तते, जब भी वो खांसता है तो उसको रक्त निकलता है, ऐसा होने लगता है। सशति श्येते अत्यर्थम तथा शुक्रोजसो शयात, फिर उसमें ना धीरे धीरे ये कफ निकलते जाएगा, शरीर का जो संधान करने का तत्व है वो कम होते जाएगा, तो उसका वह सशति, उरशत वाले को उरशति बोला है, वह श्येते अत्यर्थम, मतलब वो बहुत ज्यादा कमजोर होने लगता है, उसका क्षय बहुत ज्यादा होने लगता है, और शुक्र और ओज इन सब का क्षय होने लगता है, ऐसे सिम्टम्स आ जाते हैं। इसी को टीकाकार ऐसे बताते हैं कि उरो विभज्यते इत्यर्थः, उरो विभज्यते भज्यत एव विद्यते विद्यार्यते द्विधा क्रियते एव विधयत इति पाठांतरम संगतम कारण भावात् टीकाकारे व्यापत्वात्, इसका मतलब ये है कि जब ये उरा विभज्यते ऐसा जब बोल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि उर में विभजन करने की तरह, मतलब छाती को अंदर ही अंदर टुकड़ों में तोड़ दिया है, इस तरह का चूर चूर हो रहा है, ऐसा वक्षस्थल, ऐसा उसको सिम्टम्स आने लगता है। उसके बाद में बता रहे हैं कि विड़ भेदो अग्निवधाद्यपि पाठांतरे अग्निवधादे तोद विड़ भेदो भवत्यर्थ, इसका मतलब ये है कि विड़ भेद जब बोला है 27 नंबर का लास्ट शब्द विड़ भेद अग्निवधावपि, इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा लूज मोशन होने लगते हैं, और कोष्ठ की अग्नि नष्ट होने से अतिसार हो जाता है, और मंदाग्नि के बिना भी व्याधि प्रभाव से अतिसार होने लगता है, कुछ आचार्य ऐसे मानते हैं। और इसमें बोल रहे हैं दुष्ट हुआ विकृत हुआ कफ है, जो हम दुष्ट कफ मतलब विकृत हुआ कफ है, दुष्ट श्यावः सुदुर्गंध, ये विकृत स्वरूप का कफ रहता है। दुष्टो व्यापन्न तदेव विवरणोति श्यावेति,
मतलब वो उसका कलर जो रहता है वो श्याव रंग का हो जाता है। फिर बोल रहे हैं विग्रथितो विशेषण ग्रंथि बोला विबद्ध इति जटा। इसका मतलब ये है कि विशेष रूप से विग्रथित मतलब गांठदार विशेषतया कफ निकलता है। जेजट जो बोलते हैं वो बंधा हुआ रुका हुआ ऐसा अर्थ कहते हैं। फिर उसके बाद में बोल रहे हैं कि न केवलम शतादेव शीयते किम तर्हि स्त्री सेवादीनाम शुक्रौजसः शयाद पित्याह तथेत्यादि। इसका मतलब यह है कि मनुष्य केवल छत के कारण क्षीण नहीं हो रहे हैं उसका, बल्कि शुक्र और ओज का भी क्षय हो रहा है यहाँ पर। मतलब उसका शरीर में ना वो बहुत ज्यादा काम वासना में चला जाता है, तो शुक्र और ओज का भी क्षय हो रहा है। पूरा शत तो है ही उसको, क्योंकि उसका मन जो है वो कंट्रोल में नहीं रह रहा है, मन से वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है, इसलिए शुक्र का भी क्षय कर रहा है, उसको उरशत हुआ है तो शुक्र का भी क्षय कर रहा है और ओज का भी क्षय कर रहा है। इस तरह से वह बहुत ज्यादा राज्यक्षमा और शोष इस कंडीशन में चला जाता है। लेकिन इसमें उरशत होना यह एक मेन प्रत्यात्मक कारण होता है, ऐसी ही संप्राप्ति हो जाती है। और जब बोल रहे हैं कि बलम मासोपचय, बल और मास जो है उसका उपचय होने लगता है, उसका वेट लॉस होने लगता है, ऐसा सिम्टम्स आ जाते हैं और इसको समझना बहुत जरूरी है। और जो बोल रहे हैं वीर्य, वीर्य जो रहता है क्रमाद वीर्यम बलम वर्णो, वीर्य का मतलब यहाँ पर शक्ति का है, शक्ति का नाश होने लगता है, बल का नाश होने लगता है, इसको हमें कंसिडर करना चाहिए। अभी मैं आप लोग को अनम्यूट करता हूँ, आप लोग आइए और आप लोग अपना अपना मत बताइए। जी डॉक्टर कंचन मैम, आपके पास ऐसे पेशेंट आए हैं जिनको किसी ना किसी वजह से उरशत हो गया है और उसके बाद में बहुत वीक हो गए? प्रणाम सर। हाँ जी प्रणाम, बताइए। सर आते हैं ऐसे पेशेंट, पर मुझे मतलब समझ में नहीं आता था पहले कि उरक्षित का पेशेंट है। मैं तो इसको जैसे मुझे लगता था पहले कि ये टीबी की वजह से है, या फिर कुछ जैसे मैंने पढ़ा हुआ था पहले कि जैसे बहुत ज्यादा वजन उठाने से, या फिर बहुत ज्यादा दौड़ लगाने से, या फिर गिरने की वजह से, तो इस टाइप से मैं डायग्नोसिस करती थी सर। एक पेशेंट था सर की जो बहुत ज्यादा बोझा उठाता था, जो ऐसे सैक्स होती है ना बड़ी बड़ी मार्केट एरिया में, तो वो उठा के और वो लोड गाड़ी लोडते हैं ना, उस टाइप का पेशेंट था सर। वो एक बार आया था तो बोला था मुझे बहुत छाती में दर्द हो रहा है, और मैंने ऐसे ही सोच के उसको मेडिसिन किया था सर। उसको कोई बाकी सिम्टम्स ऐसे ये टीबी वाले नहीं थे, पर मैंने उसको ऐसे समझ के किया था कि ये हो सकता है टीबी का पेशेंट हो और उसको ये तकलीफें हो रही हो, क्योंकि उसको कफ भी काफी आ रहा था, और वो बोल रहा था कि कफ करते करते कभी कभी थोड़ा सा खून भी आ जाता है। पर सर कभी कभी ऐसे भी होता है ना कि बहुत ज्यादा कफ हो गया और पेशेंट वो कफ निकालने के हिसाब से बहुत खराश करता है, तो भी ब्लीडिंग होता है ना। तो मुझे वैसे ही लगा था सर। अभी ये मैं आगे अच्छे से डायग्नोस करूंगी सर कि ये शत की वजह से है या फिर दूसरी किसी वजह से है। जी सर। जी हैप्पी आपकी अक्षय तृतीया सर। मुंबई में जो लोग वो ऐसे खींचते हैं ना बहुत सारा लोड करके, मजदूर लोग बहुत सारा सामान, जी अपने सर। रेलवे स्टेशन में भी देखा होगा जो कुली वगैरह, उनको ये ये तो बहुत दिखता है। हाँ, ये पूरा मार्केट एरिया ही है ना सर, कालबा देवी वगैरह, वहां पे ऐसे ही चलता है कि माल इधर का उधर करना है ना, सामान तो लोड गाड़ी पे ही जाता है। तो हो सकता है मिलेंगे, मतलब आगे चल के पेशेंट में ऐसे। अभी प्रॉपर डायग्नोस नहीं कर पा रही थी इसको, पर मैं अभी करूंगी सर। जी सर। और वो लोग पेशेंट जो रहते हैं ना बहुत गरीब किस्म के रहते हैं वो लोग, मतलब उनको ना अपने शारीरिक बल से ज्यादा मेहनत करना पड़ता है और उनका इलाज कराने को भी पैसा नहीं होता है। जी सर। थैंक यू। थैंक यू। हाँ पवन जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? प्रणाम सर, प्रणाम सभी वैद्यों को। हाँ आवाज आ प्रणाम। रही है सर? आ रही है, आ रही है। हाँ सर, जैसे हमने पूरा ये अच्छे से पढ़ा, और पढ़ने के बाद जैसे हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं ना, जिनको हिमोप्सिस टाइप होता है, जैसे ब्लड आता है, पास रफ पीड़ होती है और भूख लगना बंद हो जाती है, अंत में पेशेंट वीक हो जाता है। अगर उसका आप पूरा हेतु देखें, कोई भी पेशेंट जैसे पुराने ज्वर वाला आ गया, पुरानी खांसी वाला आ गया, और जिनके लंग में इन्फेक्शन है वो वाला, और जिनको ब्रोंकाइटिस ज्यादा रहता है,
और जिनको निमोनाइटिस के फीचर रहते हैं, सीओपीडी सांस वाली जो तकलीफ के जितने भी मरीज रहते हैं, और जैसे हार्ट प्रॉब्लम के भी लगा लो, जिसमें वाल्वुलर हार्ट डिजीज आ गया या निमोनिया की वजह से जिसका वाल्व सिकुड़ गया, और जिनको फेफड़े बहुत ज्यादा वीक हो गए, चलने पे सांस फूलता है, अगर हम कहीं न कहीं उनका हेतु देखें तो उन लोगों में यही हेतु मिलता है सर, उन्होंने जवानी में बहुत ज्यादा काम किया होता है और काम करते उनका डाइट बहुत अच्छा नहीं रहा होता, और धीरे 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 वो धातुओं का अक्षय होते होते बुढ़ापे में ये लक्षण देखने को ही मिलते हैं। बहुत ज्यादा आर्थराइटिस के भी मतलब जैसे जैसे धातुएं वीक होती जाती है तो उसमें धीरे धीरे वो पेशेंट इसी हेतु के साथ ही, मतलब आप अगर उसको पूरा एलेबोरेट करेंगे हिस्ट्री को, तो मेरे को तो ज्यादातर वही लोग, जैसे वाल्वुलर हार्ट डिजीज में भी कई बार ऐसा होता है, बचपन में बहुत ज्यादा बच्चे खेलते हैं और वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अपनी डाइट बच्चे अच्छी तरह से नहीं लेते, सारा दिन अपना खेलने में ही टाइम लगा देते हैं, और जैसे किसी का फेफड़ा फट गया, कुछ गलत निदान गलत हेतु भी जैसे बीड़ी स्मोकिंग वगैरह वो काम करते रहते हैं और अपना खान पीन का ध्यान नहीं देते, वो धीरे धीरे वीक ऐसे होते जाते हैं और उनमें ऐसे फीचर ज्यादा देखने को ही मिलते हैं जो उर्वरक वाले। उसमें आगे से वैसे तो पहले तो हम उसको अलग अलग व्याधियों के हिसाब से, पर हमारे आयुर्वेद ने तो उसको एक यूज में वो करके मतलब पूरा क्लियर कर दिया, और लक्षण उनमें यही मिलते हैं सर। कई लोग ऐसे कंप्लेन करते हैं, छाती में पीड़ होती है, कमर में दर्द होता है और सांस लेने में तकलीफ होती है, खांसते तो कभी कभी ब्लड भी आता है, वो धीरे धीरे उनका कहीं ना कहीं सर जैसे ऊपर से लेके नीचे तक अंग विकसित होते जाते हैं, मतलब जैसे हार्ट कमजोर हो गया, फेफड़े कमजोर हो गए, और उधर से ये धीरे धीरे ऐसे ही लक्षणों में चला जाता है पेशेंट। हम इसको उसको इसी रूप में देखेंगे उर्वरक वाले में। और आपने जो कल बोला था ना कि वो पहलवान लोग की आयु ज्यादा नहीं रहती है, वो यही कारण है सर, वो ना मतलब उनका कहीं ना कहीं जब जवानी होती है तब तो पता नहीं लगता और डाइट डुइट ठीक रहता है, जब वो बुढ़ापे में जो होते हैं ना उनके देखना सर, उनकी टांगे भी चलने में टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाती है, और उन लोगों को वो छाती में दर्द और ये वाले लक्षण सारे देखने को, हार्ट पेशेंट भी बहुत ज्यादा मिलते हैं पहलवान लोग, फिर वो मतलब उसमें वो शौक में भी चले जाते हैं, वो इस शौक में इसलिए चले जाते हैं सर, वो सोचते हैं हमारे पास्ट के बारे में, सोचते हैं हमारा पास्ट इतना अच्छा था, हम इतने बलवान थे, आज हम ये नहीं कर पाते, वो चिंता भी बहुत सारे लोगों को, और ये व्याधि और ज्यादा उसका मतलब बढ़ जाती है जी। और किसी को कुछ बताना है? कुछ किसी ने पेशेंट ऐसे देखे हैं एनालिसिस किए? हम सर मैं देखता हूँ ना सर, कई बार पेशेंट को पूछता हूँ, जैसे ज्यादातर लोग तो इसमें सर गरीब लोग ही ज्यादा मिलते हैं, जिनका परिवार बड़ा होता है और उन्होंने बेइंतहा मेहनत करी होती है, वो चाहे धूप में काम हो गया, चाहे वो लकड़ी काटने वाला काम हो गया, चाहे वो ये गाड़ी खींचने वाला, वजन उठाने वाला, या जो मजदूर टाइप के लोग होते हैं, जैसे लोडिंग वोडिंग वाले जो लोग होते हैं ना सर, जो जैसे ट्रकों में लोडिंग करते हैं, मंडी में काम करने वाले, जिनका सारा सारा दिन धूप में बगैर खाए पिए वो चाय पीते रहते हैं, बीड़ी पीते रहते हैं और बेइंतहा वर्क करते रहते हैं, ऐसे पेशेंट ज्यादा देखने को मिलते हैं। उनका अगर हिस्ट्री आप देखें तो उनमें इस सब में मोस्टली यही फीचर मिलेंगे। बहुत अच्छा बताया आपने सर, प्राउड ऑफ यू पवन कुमार जी। थैंक यू सर। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज, क्योंकि ना अपना अपना अनुभव बताएंगे ना तो अच्छा रहेगा। सतीश कुमार जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? सर नमस्कार सर, सभी को प्रणाम सर। जी सर एक पेशेंट था सर, हाँ। ऐसे था जैसे 19-20 साल का था सर, उसके फादर की डेथ हो गई थी और वो फौज में भर्ती होना चाह रहा था। अभी रिसेंटली आया था मेरे पास 2 हफ्ते पहले, खूब दौड़ लगाता था, खूब एक्सरसाइज करता था और प्लूरल हो गया सर उसको, नॉन ट्यूबरकुलर, नॉन कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई फीवर नहीं सर, सिर्फ प्लूरल। और वो फिर उसका दौड़ना जैसे बंद किया ना, ये इसी से रिलेटेड था सर, कोरिलेटेड बात, जैसे अब मैंने सुना ना सर। तो हालांकि वो ठीक तो हो गया सर, वो उसको मैंने ठीक तो कर दिया। अब उसका मतलब 3 हफ्ते 4 हफ्ते दवाई करके ना वो ठीक हो गया सर।
लेकिन उसका बिल्कुल बेड रेस्ट बताया, उसको भी बहुत दौड़ना बिल्कुल नहीं है। वो फिजिकल एक्सरसाइज इतना ज्यादा कर रहा था, बहुत ज्यादा, उसको मतलब ये चाह था कि मैं जल्दी से क्लियर कर जाऊं, फिजिकल एग्जामिनेशन क्लियर कर जाऊं। तो वो भी एक कारण होता है सर फिजिकल उसका करने का। आजकल के बच्चे खूब करते हैं जी। सर निमोथेरेक्स में और प्लूरल एफ्यूजन में भी, निमोथेरेक्स के भी कितने सारे पेशेंट होते हैं जो हाँ बिल्कुल। एकदम से सडन उनका, और इतनी प्रॉपर हिस्ट्री भी नहीं होती, बस उनके अगर आप देखें तो यही होते हैं, वीक पेशेंट होता है, खाना पीना अच्छे से नहीं खाते, धूप में काम करते हैं, अपनी मेहन जितना उनका बल है ना, बल से ज्यादा वो लोग मेहनत करते हैं और डाइट बहुत कम लेते हैं। बिल्कुल डाइट कम लेते हैं जी। हाँ तो सर वैसे डाइट लोग, हरियाणा में तो डाइट के नाम पे दूध ही होता है सिर्फ। हाँ दूध भी सर नहीं था, अडल्ट्रेंट है। हाँ जितना लोगों की कंजप्शन है उससे कितना ज्यादा उससे ज्यादा प्रोडक्शन तो होता ही नहीं है उतना जितना कंजप्शन है, वो गलत बिल्कुल। तरीके से बनाते हैं लोग। तो वो इसी से वो था जी। बिल्कुल पूरा छत में गया है। जी, और किसी को कुछ बताना है क्या? नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रणाम सर, प्रणाम सभी लोगों को। हाँ, प्रणाम, बताइए। सर कई बार जिम में भी ऐसा होता है, जैसे जोश जोश में लोग ज्यादा वेट उठा लेते हैं ना, तो उनको भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। जो मतलब स्टार्टिंग में पहले कुछ बॉडी स्ट्रांग की नहीं और अचानक से वेट ज्यादा उठा लिया, तो उनको भी ये दिक्कत हो जाती है। जी, ठीक है, हम आगे बढ़े। 29 नंबर का श्लोक देखते हैं और उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें जो बता रहे पूर्व रूप, तो ये उरशत में कभी पूर्व रूप नहीं मिलता है। अव्यक्त लक्षणम तस्य पूर्व रूपमिति स्मृतम। अव्यक्त लक्षण रहते हैं इसमें, मतलब अंदर ही अंदर होता है, शत हुआ है, लेकिन ना ये अव्यक्त रहते हैं। तो हम ऐसे डायग्नोस नहीं कर पाते शुरुआत में, पूर्व रूप अवस्था में, कि इसको उरशत हुआ है, फिर उसके बाद में राजयक्ष्मा होगा, शोष होगा। इसमें ऐसे बता रहे हैं कि उस उरशत के अव्यक्त लक्षण ही पूर्व रूप कहे जाते हैं। ये तो सब रोगों के अव्यक्तावस्था को पूर्व रूप कहा जाता है। जैसे कि पूर्व रूप के लक्षणों में लिंगम अव्यक्तम अल्पत्वाद व्याधि नाम, ऐसा कहा है कि सारे लक्षण अल्प व्यक्त रहते हैं और उसमें लक्षण जो रहते हैं अव्यक्त रहते हैं, ऐसे सिम्टम्स बताएं। फिर पूर्व रूप की इस अव्यक्तावस्था को प्रकट करने का क्या लाभ? इसका प्रश्न का समाधान करते हुए न मधुकोशकार ने कुछ बोला है, न ही आतंक दर्पण में पाया जाता है। तो इसमें जो अपने टीकाकार है वो ऐसे बोलते हैं कि इसमें सद्यव्रण एक आगंतुज रोग होता है, उसी तरह से भी उरशत भी आगंतुज रोग, आगंतुज व्याधि है। इसमें रोगोत्पत्ति के पूर्व दोषों का संचय प्रकोप नहीं पाया जाता है। यह अचानक ही इंजरी हो जाती है और इसी से फिर क्षय होने लगता है। तो इसमें हम लोग संचय प्रकोप प्रसार स्थान संशय ये सब का जो क्रम है, षड्विध जो क्रियाकाल है, वह सब नहीं हो पाता है। स्वस्थ मनुष्य जब जानबूझकर काल को बुलाता है तो काल आ ही जाता है। इसी प्रकार जो मनुष्य अपने शक्ति से बाहर होकर बल विग्रह आदि साहस कार्यों को कर बैठता है, तो वह अंततः अपने शरीर को तोड़वा ही लेगा। इन साहस के कार्यों में साधारण अंग भंग के अतिरिक्त वक्षस्थल पर स्वभावतः अधिक जोर पड़ता है। हृदय की गति तीव्र हो जाती है। फुफ्फुस रक्त की तीव्र गति युक्त एक प्रकार से आप्लावन से फट जाते हैं। अंदर अंदर इंजरी हो जाती है बहुत ज्यादा फुफ्फुस में, लंग्स में। उसी तरह से रोगी में पूर्व रूप की नौबत पहुंचने के बिना ही उरशत के लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। पूर्व रूप नहीं रहता, डायरेक्ट रूप ही ऐसे दिखाई देने लगता है, क्योंकि ये आगंतुष टाइप का इंजरी रहता है। इसलिए आचार्य ने बोला है कि अव्यक्त लक्षणम तस्य पूर्व रूप मृत्यु स्मृतम। और दूसरा बता रहे हैं कि इसमें अव्यक्त लक्षण जब बोल रहे हैं तो ये अव्यक्त रहता है, हम लोग इसको पकड़ नहीं पाते हैं कि कौन से सिम्टम्स हैं। इसलिए आतंक दर्पणकार जो रहते हैं, जो टीकाकार हैं, वो बोल रहे हैं कि अव्यक्तम इत्यादि तस्य शतस्य लक्षणम व्यक्तम प्रकटम इति। मतलब इसमें पूरा शत हो जाता है, चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है अंदर ही अंदर, ये सारा सिम्टम रहता है। और ये अव्यक्त रहता है, ये डायरेक्ट ही व्यक्त होके हमें दिखाई देने लगता है। इसके बाद में हम लोग 30 नंबर का श्लोक देखते हैं आगे का। इसमें बता रहे हैं कि उरोरूप शोणित षड्दिहि कासो वैशेषिकः शते क्षीणे सरक्त मूत्रत्वम पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह। मतलब इसमें
इसमें अब शत और शीण, इसका हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करें, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, डिफरेंशिएट करते हुए आना चाहिए। तो शत जब रहता है, जब यहाँ पे इंजरी हो जाती है, तो उसमें छाती में पीड़ा होती है बहुत ज्यादा, उरो रुक, फिर शोणितश छर्दी, रक्त की उल्टी आने लगती है, फिर दूषित काला कफ युक्त रक्त और खांसी और उल्टी, शोणितश छर्दी, खांसी भी आती है, कफ युक्त खांसी आती है, वैशेषिक शते, इसमें विशेष रूप से शत में ये सारे सिम्टम्स आते हैं कि खून की उल्टी हो रही है। फिर बोल रहे हैं क्षीणे सरक्त मूत्रत्वम, क्षीण में अब जो ये तो शत हो गया, शत को हमें ऐसे देखना है कि यहाँ पे इंजरी है तो खून की उल्टी आ रही है, पेन हो रहा है, खांसी आ रही है। लेकिन जो क्षीण हुआ रहता है उसमें क्या है कि लाल रंग का या रक्त युक्त मूत्र आ रहा है, पार्श्व में, पसलियों में, रिब्स में, पीठ में और कमर में दर्द होने लगता है। क्षीणे सरक्त मूत्रत्वम पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह, तो इसको हमें डायग्नोसिस करते हुए आना चाहिए कि क्षय रोग में मूत्र लाल रंग का आता है, वहां जो है वहां पे उल्टी आ रही है, मूत्र के साथ रक्त भी आ जाता है, पसवाड़े, पीठ और कटी प्रदेश जैसे कटिग्रह अकड़ गए हैं ऐसा क्षीण में होता है। शुक्र और रोज के क्षय से मूत्र के साथ रक्त आदि निर्गम एक उपद्रव होता है। इसी को टीकाकार बोलते हैं कि शत श्रेणयो असाधारण लक्षण महा उरोरुम इत्यादि। असाधारण लक्षण इस तरह से होते हैं कि वैशेषिको विशिष्टा कासा सच विशेषा उक्तो दुष्ट श्यावादि कफ संयुक्तत्वम किंवा वैशेषिका उद्दोद्बुधः। इसका मतलब है कि विशेष रूप से इसमें खांसी आती है, जो शत होता है उसमें खांसी आती है, और दुष्ट श्यावादि कफ संयुक्तत्वम, उसमें दुष्ट कफ आता है, काला काला रक्त आता है, कफ आता है, और इसमें जो रहता है क्षीण में, इसमें लाल रंग का आता है, उसमें काला रंग का आता है, इसमें लाल रंग खून के साथ आता है। उसी तरह छत इति छेद, छेद हो जाता है, छेदन अंदर ही अंदर छिल जाता है, कट जाता है, ऐसा हो जाता है। क्षीण इति क्षय, क्षीण का मतलब है कि क्षय होता है, क्षयात्मक संप्राप्ति होती है। सरक्त मूत्रत्व मालोहित मूत्रता, इसका मतलब है कि क्षय में धातु क्षय की वजह से मूत्र कुछ लाल वर्ण का या रक्त मिश्रित ऐसा आता है। मेरे पास 2017 में एक मुस्लिम पेशेंट आए थे, तो वो ना सब्जी बेचने का काम करते थे, ठेले पे ले जाके सब जगह। तो वो ना बारिश के सीजन में बहुत बार भीग गए, और बहुत बार भीगने के बाद उनको सर्दी जुकाम हो गया, और उसके बाद में खाना पीना भी नहीं खा पा रहे थे क्योंकि पैसे का अड़चन आ गया था। उस टाइम पे नोटबंदी हुआ था, फिर ऐसे ही बहुत पैसे का तंगी था, और घर परिवार चलाना है, तो खाना पीना भी उतना पौष्टिक नहीं हो पाता था। और दूसरा वो ना बहुत ज्यादा टेंशन में भी रहते थे, और बारिश में भीग गए, सर्दी जुकाम हुआ, उसका इलाज नहीं कर पाए, और फिर धीरे धीरे ये क्षीण अवस्था में गए, और क्षीण होके फिर उनको टीबी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, और उसके बाद में सांस फूलने लगा, ऐसे बहुत सारे तकलीफ होने लगे। तो ये जो है ना क्षीण सरक्त मूत्रत्व पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह, ये सिम्टम्स सारे उनमें दिख रहे थे। फिर मैंने उनको 3 महीना इलाज किया, मैंने उनको दीपन पाचन दिया, उसके बाद और उनको ज्वर भी आता था और क्षीण होने की वजह से, और फिर मैंने सर्दी खांसी ये सब के लिए दिया, और धीरे धीरे मैं अनुलोमन कराते गया, क्योंकि अगर मैं वमन कराता, विरेचन कराता तो वीक बहुत ज्यादा थे, तो मैं अनुलोमन करा करा के, और कफ के लिए कफ कुठार रस, श्वास कुठार रस, फिर चंद्रामृत रस अलग अलग टाइम पे देते गया, श्वास का चिंतामणि, अब्रक भस्म, ये सब देते गया। फिर मैंने उनको ब्रीहन किया, दीपन पाचन करके फिर ब्रीहन किया, तो अब्रक भस्म, स्वर्ण मालिनी वसन, स्वर्ण सिद्ध मकर ध्वज, और फिर मैंने ये कंटकारी अवले और तांबुल्य हम ऐसे सब दिया, फिर ब्रह्म रसायन, चवन प्राशावले ये सब दिया, तो वो फिर धीरे धीरे रिकवर हुए। और मैंने घृत कल्पना भी दिया, क्योंकि शोधन नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने कंटकारी घृत ये सब दिया, पिपल्यादि घृत ये सब दिया, तो वो पूरा ठीक हो गए। 2017 की बात है, जब नोटबंदी अक्टूबर में हुआ था, उसके बाद में मतलब उसी टाइम पे वो बीमार थे, पहले बीमार थे बारिश के सीजन में, नोटबंदी के बाद तो और भी दयनीय परिस्थिति हो गई थी, तो मैंने उनको किया था, तो अभी पेशेंट एकदम ठीक है। आप लोगों ने शत और क्षीण के ऐसे पेशेंट देखे हैं क्या? या तो दोनों सिम्टम आते हैं या फिर अलग अलग आते हैं? वंदना मैम, आप कुछ बोलेंगी? हाँ वैसे मैं ये पूछ रही थी कि जो शक है वो उसमें ब्लैक कलर का आप जैसे बता रहे हैं, तो क्या मतलब पुराना पहले ब्लीडिंग हो चुकी हो फिर बाद में
स्टीवन हो रहा है और जो शीर्ण है उसके अंदर फ्रेश ब्लड आ रहा है, मतलब लाल रंग का आ रहा है, तुरंत ही होके चुका है उसका, ऐसे क्या मान सकते हैं? हाँ, आपको बात सही है। जी जी हाँ, शत में तो अव्यक्त लक्षण होते हैं और फिर वो बाद में व्यक्त होके दिखने लगता है। आपका बात सही है। जी जी जी। इस पर अंजना मैम कुछ बोलना चाहेंगी? आपने ऐसे लेडीज पेशेंट भी देखे होंगे बहुत सारे। और ये जो है ना, ये काय चिकित्सा का भाग है, वो सबके लिए जरूरी है, ये सब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेशेंट ऐसे ही आते हैं हमारे पास। जी सर, नमस्कार, शुक्रवार सभी लोग को। जी सर। सर एक्चुअली जनरली जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी मरीज लेडीज पेशेंट भी हमारे पास आती है जिनको 5, 7, 8 बच्चे हो जाते हैं और जिनका सूची का काल बहुत अच्छे से नहीं बीतता है और उनको बहुत अच्छे से प्रॉपर डाइट नहीं मिलती है और बहुत अर्ली प्रेगनेंसीज होती जाती है। बीच में जो गैप बताया जाता है 3 साल, 3.5 साल, 5 साल, वो नहीं कर पाती है। और फिर उसके बाद जब जो कंडीशंस आती है, एज जब कहते हैं ना डिक्लाइन फेज में आती है आफ्टर 35, 40 के आसपास, तो वो पेशेंट फिर आती है कि मैडम बहुत दर्द है सीने में, पसलियों में बहुत दर्द होता है, खांसी बहुत आती है, कफ बहुत ज्यादा आता है और उसके अलावा शरीर में बहुत दर्द होता है, खाने का मन नहीं करता है। और उसमें फिर ये सारे सिम्टम्स अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो बहुत मिलते हैं और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम भी उसके साथ साथ बढ़ जाती है। समटाइम्स डिलेड मेंस होने लगता है पेशेंट को या एमेनोरिया हो जाता है 1 साल 2 साल। फिर पहले तो यही दिमाग में रहता था, क्योंकि जब प्रैक्टिस स्टार्ट होती थी तो यही दिमाग में रहता था कि नहीं ये सब ट्यूबरकुलर हो सकती है या ट्यूबरकुलोसिस के कारण हो सकती है। लेकिन ये है कि इन्वेस्टिगेशंस भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे टूल बनता है जो डिफरेंशिएट करता है कि पेशेंट को किस तरह की जो है वो डिजीज है। और दूसरा जनरली जो एक पैटर्न है ट्यूबरकुलोसिस का, उससे थोड़ा ये डिफर होता है, जैसे इवनिंग राइज टेम्परेचर वहाँ बना रहता है उस तरह से पेशेंट को, लेकिन यहाँ पर जो मेन है वो धातु क्षय तो है, लेकिन समटाइम्स जो होता है वो इतना ज्यादा रेजेमिनस होता है कि ब्लीडिंग भी आती है, मतलब हेमोप्टासिस की भी बात बता रहे हैं, कफ के साथ उसमें स्पॉटिंग होती है, ब्लड होता है। पेशेंट को अभी कभी तो हाफती हुई भी आई है शुरू शुरू में, अभी तो थोड़ा सा अवेयरनेस मुझे लगता है आफ्टर कोविड तो बढ़ी है, लेकिन जब हम लोग स्टार्टिंग किए थे प्रैक्टिस के, जब हम लोग स्टूडेंट थे उस समय जनरली परिवार नियोजन वगैरह पे भी लोग इतना ज्यादा कंसर्न नहीं हो पाते थे। और उसमें ओपीडीज में बीएचयू वगैरह में जब हम लोग बैठते थे तो बहुत तरह की पेशेंट इस तरह मिलती थी कि उसमें मतलब पांडुता भी है, उसमें लॉस ऑफ एपेटाइट भी है, कॉन्स्टिपेशन भी है, समटाइम्स अतिसार भी है, गृहिणी भी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि खांसी आ रही है, सीने में बहुत दर्द है, एक्सरे करा दीजिए मैडम, मेरे को सांस लेने में दिक्कत होती है, मैं लेट नहीं पाती हूँ। और समटाइम्स उसमें जो है वो मिलता भी था, फाइंडिंग भी मिलती थी, अगर हम देखते थे तो समटाइम्स उसमें माइल्ड फीवर इन्फ्यूजन भी मिलता था, समटाइम्स जैसे उसमें न्यूमोथोरेक्स भी मिलता था, कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशंस मिलती थी। और मैडम बहुत अच्छे से उसमें जनरली, जैसे अब अभी हम लोग सब पढ़ते हैं विषाणु भस्म योग करके आता है या फिर रस सिंदूर, या अगर ब्लड वगैरह आ रहा है तो फिर लाक्षा चूर्ण का बहुत अच्छा रोल था, बासा अवलेह का भी बहुत अच्छा रोल था, जो कॉलेज में आसानी से मिल जाती थी कास्ट होती है। तो वो सब लिखा जाता था, लघु वसंत मालती या फिर थोड़ा सा मधुमालिनी वसंत, इस तरह की मेडिसिन का भी यहाँ इफेक्ट, जैसे अभी आपने सारा बताया। तो अगर, लेकिन सबसे पहले हम पेशेंट को भी सेटिस्फाइड करना पड़ता है और हम लोग को भी कंफर्म होना पड़ता था। तो हम बीएचयू वगैरह में भी और वैसे भी प्रैक्टिस में भी हम लोग एसिड फास्ट वेसेडाई करा लेते हैं एक बार। एक्सरे वगैरह तो सब सेकेंडरी थिंग है, लेकिन ये कंफर्म करने के लिए कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम इसको कुछ गलत ट्रीटमेंट दे रहे हैं, या फिर अगर ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है तो फिर उसको हमें प्रॉपर मेडिसिन के लिए फिर उसको हायर सेंटर पे भेजना भी पड़ सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे केसेस बहुत आते थे, और समटाइम्स अगर वो मॉडर्न मेडिसिन वालों के पास चले जाते थे तो फिर वो तो सीधे एटीटी शुरू भी कर दी, तो फिर उसके बाद उसके साइड इफेक्ट होता था पेशेंट को, कभी पीलिया हो जाता था, और जॉन्डिस लेके पेशेंट आता था, कभी उसको जो है इस तरह प्रॉब्लम होती थी कि उसको एब्डोमेन डिस्टेंशन हो जाता था, खाना नहीं पचता था। तो ऐसे पेशेंट भी बहुत आते थे, लेकिन ये बहुत ऐसी बात है कि इसमें एकदम बहुत, मतलब मुझे लगता है कि डीडी करने में, डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने में बहुत ही एक फाइन लाइन है, और उसको हमें बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग करके और प्रॉपर स्टडी करके हम इसको जान पाएंगे कि ये छत का केस है
या ये राजेश्वर में जा रहा है। जी सर। सर नमस्कार, मनोज अग्रवाल बोल रहा हूँ। हाँ जी, कोलकाता। बोलिए सर, आपका तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। बंगाल में तो इतनी गरीबी है तो लोग वो हाथ से वो रिक्शा खींचते हैं, वहां तो ऐसे बहुत पेशेंट देखने को मिलते हैं। सर मैंने टीबी हॉस्पिटल में 4.5 साल काम किया है। जी। तो वो 120 बेड का हॉस्पिटल तो होता था और पेशेंट एडमिट होते थे और 70 से 80 पेशेंट ओपीडी में भी आते थे सर। और हमारी स्टूडेंट लाइफ में मैं वहां पर जाता था रेगुलर बेसिस पे। और उससे एक्चुअली मैं ये जानना चाहता था कि जैसे राज यक्षमा आपने बोल रहे हैं और छत छिद बोल रहे हैं, क्या ये छत छिद जो है राज यक्षमा के डिफरेंट स्टेजेस, जैसे कि ओपन कैविटी पल्मोनरी कॉक्स है, चेस्ट में मिल रहा है, या क्लोज कैविटी है, उसको जैसे कि बोले ना छेदन मिलता है, अंदर में घाव होता है छत, तो क्या ये कैविटी लीशन के साथ में अपने छत छीड़ को भी जोड़ सकते होता है, आप जो बोल रहे हैं वो सही है। शत शीर्ण का मतलब है, शत जो होता है पूरा शत, उसमें इंजरी हुआ रहता है, और शीर्ण जो हुआ है वो धीरे धीरे धातुओं का क्षय होके हुआ है। दोनों अलग अलग हेतु अलग होते हैं और सिम्टम्स ज्यादातर कॉमन तक जाते हैं, हेतु अलग। अच्छा, क्योंकि सर ओपन कैविटी में ये जो रेड कलर का ब्लड वगैरह बोलते हैं, ये सारा कुछ ही मिलता है सर अपने को। और काला ब्लड तो हिमाटेमेसिस अगर उसके साथ एसोसिएशन हो गया तो वो ब्लड काला हो जाए। रेड ब्लड तो हिमोप्टिसिस के साथ हो रहा है और ओपन कैविटी लीशन है, या सेकेंडरी एक्टिवेशन ऑफ द पल्मोनरी कॉक्स में भी आपको अपने को ये चीज मिलता है छत का। तो पेशेंट बहुत ज्यादा वो जो 4 वेग धारण साहस, ये सारे जो कारण बताए गए हैं, वो वैसा कारण तो पेशेंट के साथ में जुड़ा ही रहता है। जी। आपने जो पेशेंट मनोज सर। हाँ जी बोलिए। हाँ, उसमें आप ना अगर मॉडर्न व्यू से भी आप देखोगे ना, न्यूमोथेक्स का भी अगर आप टाइप्स देखोगे ना, उसमें भी आपको ये उसमें ना स्पॉन्टेनियस न्यूमोथेक्स होता है। स्पॉन्टेनियस में तो एकदम से फट जाता है। उसमें टेंशन न्यूमोथेक्स होता है। टेंशन में क्या होता है, स्ट्रेस पड़ा होता है उसके ऊपर, और फिर वो धीरे धीरे, मतलब न्यूमोथेक्स के अगर टाइप 3-4 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के न्यूमोथेक्स, उसमें आपको यही देखने को मिलेगा। स्पॉन्टेनियस हो गया, एक नॉन टेंशन हो गया, एक टेंशन न्यूमोथोरेक्स हो गया, उसके में यही होता है सर। बोलिए सर बोलिए। हाँ, जो जैसे उसमें क्या होता है, प्राइमरी वाला जो न्यूमोथेक्स होता है, उसमें लंग कोलैप्स कर गया, ज्यादा जोर वगैरह लगाया, और अगर थोड़ा सा कई बार अंदर इंजरी हो जाती है, वो ऊपर से लंग्स पूरा बंद हो रहता है, फिर वो धीरे 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 करके क्षीण होता जाता है, और आगे जाके फिर वही सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। जैसे किसी में ब्लैक कलर का ब्लड आएगा, किसी में फ्रेश कलर का ब्लड आएगा, और सांस की ये सारी। मेरे को दो एक चीज और भी बोलना है, जैसे कि बुला अपने को देखने को मिलता है अभी के प्रेजेंट सिनेरियो में। एक्सरे कराते तो बुला देखने को मिलता है, कहीं पर प्लूरल इफ्यूजन मिलता है। वो लोग हमारे जो ऋषिगण थे वो किस तरह से देखते थे, हमारा कहना ये है, वो अपने सिम्टम वाइज में किस तरह उस चीज को एसेस कर पा रहे हैं, और क्या ड्रग उनका चेंज होता था, ये हमको जानना है। सर जैसे टोटल ओवरऑल जैसे हमने इसमें पढ़ा, उसमें तो सारा तो यही लक्षण हमें देखने को मिला भाई। जो पेशेंट जो ज्यादा मेहनत करते हैं, खान पान जिनका डाइट प्लान अच्छा नहीं रहता था, जिसने ज्यादा वो कईयों को थोड़ा वो हो गया, मतलब इंजरी होगी, कईयों को बहुत ज्यादा इंजरी होगी। ऐसा ही जैसे जैसे ज्यादा इंजरी होगी तो ज्यादा सिम्टम तुरंत देखने को मिल जाते हैं। अगर कम हो तो वो धीरे धीरे डेवलप होता रहता है। जैसे मान लो लंग्स की ही बात ले लो, लंग्स में अगर थोड़ी इंजरी हुई है और वो अंदर ही अंदर रोग बढ़ता गया, वो सडन हो जाती है। अपने जो इंजरी की बात कर रहे हैं, ये इंजरी कोई एक्सटर्नल ट्रॉमा तो नहीं है पेशेंट को? पेशेंट कोई भी जो आता है इसमें कोई एक्सटर्नल ट्रॉमा लेके नहीं आता है। एक्सटर्नल तो सर होता ही नहीं है। मान लो कोई, अब कहते हैं ना गुम चोट लगी, मान लो अब कोई पेशेंट ऊपर से गिर गया, और कई पेशेंट को बाहर इंजरी होगी, कट वट लग गया तो पता लग जाता है भाई ब्लड निकल गया। ये भी लेमन लोग भी जानते हैं भाई, अंदर गुम चोट लगी, इसको ध्यान से देखो कहीं ये बड़ी व्याधि ना बन जाए। मतलब हम कोई भी अगर बाई चांस कोई भी मान लो कहीं छत से गिर गया ऊपर से, तो उसको नीचे मान लो उसको प्रॉपर अपर इंजरी नहीं हुई है, इंटरनल इंजरी हो जाती है कई बार पेशेंट को,
तो वो पता लगता नहीं ना सर, वो धीरे धीरे उसमें भी लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं। जो जो अनपढ़ लोग हैं वो भी बड़े कॉन्शियस रहते हैं, गुम चोट लगी है, बड़ा ध्यान रखना कभी ये अंदर कोई बड़ी व्याधि का रूप न ले ले। और कई बार हमारे पास पेशेंट ऐसे भी आते हैं ना, छाती में दर्द बताते हैं, हम पूछते कुछ ये भी बोलते हैं मैं बहुत साल पहले ऐसे ऐसे मेरे को चोट लगी थी और अंदर से मेरे को ऊपर से कुछ नहीं हुआ था, अंदर से मेरे को तब से ही दुख रहा है। और वो जैसे आप करें ना बुल्ला बन गया ये वो, तो ऐसे ऐसे लक्षण भी देखने को मिलते हैं। बूला बना हुआ केसेस मैंने साल 2 साल के भी मिलते हैं सर, रिसेंट के भी मिलते हैं, साल 2 साल के भी मिलते हैं। जी जी। लेकिन न्यूमोथोरैक्स, टेंशन न्यूमोथोरैक्स के ज्यादा दिन सस्टेन नहीं करता, 2-4 दिन में ही पेशेंट सिम्टम्स लेके डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। कईयों को मेरे को यही एक क्लेरिफिकेशन चाहिए था कि छत छीड़ जो होता है उसको किस स्टेज में और कब समझे, हमारा ये क्लेरिफिकेशन मिल रहा है। अरविंद सर से क्वेश्चन नहीं है हमारा। छत क्षीण, हाँ, ये हम कब सर किस समय हम अपने ये क्लिनिकल इसलिए डायग्नोसिस अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिखे हैं इस चीज को? क्वालिटेटिव है ये, हम कैसे पैरामीटर से हम बताएं कि इतने स्टेज के बाद ये होता है? वो तो हमें वेट लॉस जब हो रहा है बहुत ज्यादा, उसका अच्छा, क्षय हो रहा है, तब हम इसको समझ सकते हैं कि इसमें क्षीण अवस्था हुआ है। और जब इंजरी का हिस्ट्री है तब शत क्षीण ऐसा होगा। इंजरी हुआ है कि नहीं हुआ है वो पहले देखना पड़ेगा हिस्ट्री में, और जो अनुलोम क्षय प्रतिलोम क्षय से हुआ है वो क्षीण हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी सर, जी थैंक यू सर। पूरा हेतु और संप्राप्ति को समझ लेंगे तो हमें समझ आता है। और ये क्वालिटेटिव सब्जेक्टिव पैरामीटर है ना, इसको हम कैसे? हाँ सर, पहले के सारे जो भी डायग्नोसिस थे वो तो सिम्टम वाइज थे। हाँ जी सर, धन्यवाद सर। ठीक है। अनुरिता मैम आप कुछ बोलेंगी? आप ग्राउंड पे हैं, खेल रही हैं। हाँ सर, डिस्टर्बेंस होगा थोड़ा सा। आपको कुछ बोलना होगा तो बोलिएगा। हम एक और श्लोक पढ़ के ये अध्याय खत्म कर लेते हैं, फिर हम कल से नया अध्याय। इसमें ऐसा बता रहे हैं कि 31 साध्य साध्य लक्षण इसमें बता रहे हैं। अल्पलिंगस्य दीप्ताग्नेः साध्य साध्यो बलवतो नवः परिसंवत्सरो याप्यः सर्वलिंगम तो वर्जेत। मतलब इसमें अल्प लक्षण पाए जा रहे हैं। अल्पलिंगस्य दीप्ताग्नेय, अग्नि प्रदीप्त है उसमें, और ये बलवान है, रोगी हमारा बलवान है और नया नया हुआ है। ये मतलब एकदम अभी 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 उरशत हुआ है, या क्षीणता अभी शुरू हुई है। परिसंवत्सरो 1 वर्ष के अंदर तक ही हुआ है, और तो ये जब रहता है तो ये साध्य रहता है। लेकिन 1 वर्ष का अगर हो गया है, 1 वर्ष को पूरा चला गया टाइम, तब ये याप्य हो जाता है कि मतलब जब तक हम इलाज कर रहे हैं तब तक ठीक रहेगा, इलाज बंद तो फिर से बीमारी बढ़ जाएगा। और सारे लक्षण अगर आ जाए, सर्वलिंगम तो वर्जित, उनको चिकित्सा नहीं करना है, उनको बोल देना चाहिए कि ये असाध्य है, हम चिकित्सा करेंगे। अगर पेशेंट का किस्मत अच्छा होगा, आयु लिखा होगा तो बच जाएगा, नहीं तो उनको वर्ज्य ही करना चाहिए। हम अगर उसमें ज्यादा ध्यान देंगे तो हमारा यश भी नाश होगा और कीर्ति भी होगा और पैसे भी वेस्ट होंगे और पेशेंट बदनाम भी करेंगे। तो इसलिए इन्होंने साध्य असाध्यता बता दी है। सर जी बताइए बताइए। सर एक चीज पूछना है सर इसमें। पेशेंट अगर काफी क्लोज या नोन आ गया, भाई मजबूरी हमको तो इलाज करनी है, हमने एलोपैथ भी करा लिया, अब हमारे सिर पे गिर गया, मतलब अब हमको छोड़ना नहीं है, तो अपने ऐसे स्टेजेस में ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो सकते हैं जहाँ असाध्य? सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म जो रहता है वो लंग्स पे बहुत अच्छा काम करता है। और ये अपने वसंत कल्प जितने स्वर्ण मालिनी वसंत, लघु मालिनी वसंत, मधु मालिनी वसंत, वसंत कल्प बहुत अच्छा काम करते हैं इसमें। अभ्रक भस्म बहुत अच्छा करता है। विश्वास का चिंतामणि है, हेमगर पोटली रस है, मल्ल सिंदूर है, कितना बढ़िया है मल्ल सिंदूर से। तो बस मल्ल सिंदूर आंखों में नहीं लगना चाहिए, मल्ल सिंदूर है बहुत अच्छा। रस सिंदूर है, समीर पन्नग रस है, ये पोटली कल्प तो बहुत अच्छा काम करते हैं। जी सर, जी सर, जी थैंक यू। आप लोगों ने वो कोरोना टाइम में भी बहुत सारे पेशेंट देखे होंगे ऐसे जिनको सर यूज, सर सारे आप जितने ड्रग बोल रहे सारा ही यूज किया सर, कुछ भी नहीं छोड़ा सर। जी। और इस साल तो कोरोना है ही नहीं, लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं अब तो। सर अभी तक नहीं है। कोलकाता में 50 केस है, दिल्ली वगैरह में 3500 केस का दिल्ली का अभी तक रिव्यू आ रहा है। जी। डेथ रेट भी बहुत कम है सर।
जी, किसी को कुछ और बोलना है क्या? एक देहरादून के डॉक्टर पूनम जी आई हैं, कुछ नए नए लोग भी जुड़े हैं इस महीने, बहुत अच्छा सर लग रहा है। जी बोलिए। ऐसे केसेस में टर्मिनल स्टेज में जैसे आप सिद्ध मकर ध्वज की बात करते हैं, महामृगांक रस की बात करते हैं सर, हाँ। और ये धनवंतरम घृतम की बात करते हैं, तो ये सब ड्रग भी अपने यूज कर सकते हैं टर्मिनल स्टेज में। हाँ, हमको क्या करना है कि अग्नि को अच्छा रखना है, जाठराग्नि, भूताग्नि, धातु अग्नि, उसको अच्छा रखना है। पेशेंट का मास और बल उसको बढ़ाना है। मास और बल को बढ़ाए तो पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा। जी सर। हाँ, तो इसमें नॉनवेज भी खाने को दे सकते हैं, मटन चिकन वो भी दे, नहीं दो वेजिटेरियन है तो यूश दे सकते हैं, मंड दे सकते हैं। जी, थैंक यू। थैंक यू सर। नमस्कार। हाँ, प्रणाम सर, बताइए सर। सर, जो स्मोकिंग का जो लॉन्ग हिस्ट्री रहता है उनको भी ये पॉसिबिलिटी रहता है क्या? हाँ, रहता है ना। ये जो पहले बताया कि उरशत होता है और कफ काला काला आ रहा है, वो तो रहता ही। तो उसको इंजुरी से कैसे? इंजुरी ही हेतु रहेगा। वो शतक्षीण हो रहे हैं, वहां पे कैसे धूमोपघात, जो धुआं जा रहा है धीरे 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 स्रोतों, फिर धुआं को बचाने से के लिए कफ निकलेगा। कफ निकलेगा तो वो फिर क्षीणता हो जाए, फिर वो राज्य अक्षमा में जाएगा, वैसे खांसी आएगा, प्रतिशय होगा, वो संप्राप्ति अलग बन जाती है जो स्मोकिंग वगैरह करते हैं। सर धूम्रपान का जो अपने शास्त्र में बोला गया है उसमें तो ये जो स्मोकिंग है वो आता ही नहीं है, नंबर वन। धूमपान है और ये धूम्रपान है। एडल्ट्रेट, हाँ, ये एडल्ट्रेट फॉर्म ऑफ धूम्रपान है। दिस इज एडिक्टिंग धूम्रपान है, नंबर वन। दूसरी बात है, जो धूम्रपान को अपने इसमें शास्त्र में बोला गया है, आप जब उसको लेते हैं नासा से लेना है, मुंह से छोड़ना है। यहाँ तो पूरा डायरेक्शन ही उल्टा है, लोग मुंह से लेते हैं, नाक से छोड़ते हैं या वापस मुंह से छोड़ते हैं। तो ये तो ऑलवेज एक डिजीज क्रिएटिंग पैथोलॉजी है ही, धूम्रपान जो हम लोग जो मतलब डेली लाइफ में लोगों को देखते हैं। अपने तो क्लासिकल नहीं कर हो रहा है ना सर, ये तो डिजीज वाइज वो लोग अपना नशा के लिए करते हैं। और इसमें मरीज का व्याधि क्षमत्व जो है वो इम्पोर्टेंट रोल होता है। वो जो है आपको डिसाइड करता है कि पेशेंट को कब वो डिजीज में कन्वर्ट होगा, छत में। थैंक यू। अब पहले तो लोग ना बहुत गरीब होते थे तो बीड़ी बहुत ज्यादा पीते थे, अब तो बीड़ी पीने से भी बहुत सारे लोगों को ये सब बीमारियां हो जाती थी। जी, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए, ये अध्याय खत्म हो गया। सर एक हमारा पर्सनल पेशेंट के बारे में पूछना था। हाँ पूछिए, हाँ पूछिए। सर ब्रेन में एस्ट्रोसाइटोमा है जी, और साथ में राइट साइडेड हेमिप्लेजिया है। पेशेंट नॉन डायबिटिक हाइपरटेंशन का केस है। पेशेंट पार्टी ऑपरेशन में नहीं जाता, डीबल्किंग और रेडियोथेरेपी में नहीं जाना चाहता बिकॉज ऑफ द एज। लोगों ने उनको बोला कि, मैंने यही बोला कि आप अपना काम कराओ, बाद बाकी हम लोग आयुर्वेद से देख लेंगे। मैंने इस केस में जो प्लान किया था सर, कि एक तो उसको मैंने एकांग रस के साथ में, जैसे आप इरमुंगली घृत के लिए बोलते हैं, और साथ में पेशेंट को बृहत्वा चिंतामणि और त्रैलोक चिंतामणि का ओडी करके देने का प्लान किया था सर। और साथ में उसको विद्य कर्म करने के लिए मैं प्लान कर रहा था। तो और बेसिकली चूंकि डिजीज जो है ऊर्ध्व जत्रुगत है और साथ में जो है आधे शरीर में उनका पैरालिसिस भी है, तो पहले मैंने वस्ती बाद में वमन का प्लान करने का सोच रहा था। तो इस प्लानिंग में कुछ चेंज होना चाहिए सर। भले पेशेंट तो अभी हमारे पास अधिकार आप पढ़ेंगे ना, एक बार भैषज रत्नावली का मस्तिष्क रोग अधिकार पढ़ लीजिए। उसमें सबसे पहले बताया कि त्रिवित्तादि मोदक, त्रिवित्तादि लेहम, वो देके अगर हम लोग ना थोड़ा सा विरेचन टाइप करा दें तो मस्तिष्क विरेचन पहले बोला गया। यस सर, सीवीए के केसेस में, हेमिप्लेजिया के केस में विरेचन फर्स्ट बोला गया। हाँ जी सर। थोड़ा घृतपान करा के और फिर पूरा विरेचन करा दीजिए, तो वो बहुत सारा स्त्रोतोरोजन्य संप्राप्ति भंग हो जाती है। उसके बाद में ब्लड सर्कुलेशन होने लगता है। फिर उसके बाद में पंचामृत लौह गुगुल बहुत अच्छा बताया है उसमें, बृहत्वा चिंतामणि बताया है, त्रैलोक की चिंतामणि बताया, और आपका एकांग रस आपने बता दिया, बहुत अच्छा बताया। रसराज रस है वो अच्छा बताया। और
कहीं पर भी ग्रंथि, अर्बुद ये सब रहता है तो इरमुंगली घृत का बस्ती भी देना है, इरमुंगली घृत को नस से भी देना है, इरमुंगली घृत को खाने के लिए भी देना है। तो सर माधु तैलिक बस्ती का भी यहाँ पर रूल रहता है क्या? हाँ हाँ, ऐसे तो आप बहुत सारा ऐसे सेलेक्ट करिए कि वो पेशेंट को क्या दे सकते हैं। जी सर जी। आप विरेचन दे देंगे ना, विरेचन और ये सारे स्वर्णकल्प, इससे ही जी सर। बहुत ज्यादा सिम्टोमेटिकली रिलीफ मिलेगा। मैंने सर 2-3 दिन पहले जस्ट टेस्ट किया था, एक पेशेंट को दे रहा था तो त्रिवित लेहम टेस्ट किया, बड़ा अच्छा टेस्ट है सर, च्यवनप्राश जैसा अच्छा लगता है। टेस्ट है, अच्छा है। पहले मीठा मतलब लगता हम है, लोग बाद में कड़वा होता है। पेशेंट को दे सकते हैं, इवन बच्चा तक ले सकता है, इतना अच्छा टेस्ट है सर। शुरुआत में मीठा लगता है, बाद में कड़वा लगता है। हाँ वो देखा, वो आफ्टर इफेक्ट जो है ना बहुत हल्का है सर, वो जो कड़वापन है बहुत ही हाँ हल्का है, ज्यादा नहीं है। हाँ मैं तो अपने हर पेशेंट को जब भी कोई दवा देता हूँ खुद थोड़ा सा टेस्ट करके चेक करता हूँ, उसी में से खोल करके चेक करता हूँ, तो मेरे को अच्छा लगा कि हाँ ये इतनी अच्छी दवा है। हाँ। और मनोज आपके सर, मनोज जी, आपके बाल सफेद हो रहे हैं क्या? मेरे बाल तो बहुत पहले से सफेद है सर, ये तो अभी की कल बात नहीं। मनीषा मैम ने, आप कल के समाशा में नहीं थे, मनीषा मैम ने कल बताया, प्रूफ किया कि, मतलब प्रूफ के साथ बता रही थी मैम कि नीली भृंग तेल का 15-15 नष्ट करने के लिए, और उन्होंने नष्ट कराया है सर, हमने उनका वो देखा है जो उन्होंने डाला बाल था। काले काले आ रहे हैं। मनीषा मैम आप हैं क्या? हम्म। हाँ, तो आप तो मनोज जी उन्होंने आप, पूरा 2 महीना कराया अपने पेशेंट का, मैंने पूरा वो पढ़ा है सर, ब्लॉग उनका पढ़ा था सर, हाँ और मैंने सेव करके रखा है सर। मेरा एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप है हाँ जहाँ पर जी सर। जितना अनुभूत होता है ना अपने ग्रुप में सर, वो मैं छाट छाट के उसमें सेव करके रखता हूँ सर। हाँ। प्रणाम मनीषा सर। मैम आप थोड़ा प्रणाम बताइए, प्रणाम। मनोज जी भी करेंगे, पेशेंट में भी, खुद में भी करेंगे। जी सर, एकदम बहुत ही नीली भृंगाती का तो मेरा पहला प्रयोग था सर, और जी बहुत तीक्ष्ण है वो, तो 2-4 ड्रॉप में भी डाल के देखी, बहुत तीक्ष्ण है। वो तो सर, लेकिन सर की दवाइयाँ रहेंगी तो वो तीक्ष्ण नहीं रहेगा, सर से नहीं बनवाएंगे। सर, नहीं सर, वो सर की नीली भृंगाती नहीं थी, मंगवाऊंगी मैं। ये सर को मेरा बोलिए बनवा के देने के लिए। मैं दूंगा जी आपको नीली भृंग आदि, जी मैं दूंगा। वो जी तीक्ष्ण है, सर, जी आप सर। आराम से 30-30 ml डाल सकते हैं, वो जलता नहीं है। मैडम मैंने सर से बहुत पहले मेडिसिन मंगाई थी, मेरे पास अभी भी चल रहा है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि क्वालिटी ऑफ मेडिसिन सर की जो है ना, प्राइस वाइज अमेजिंग है। जी और जी जी सर। मैं आपको बोल रहा हूँ, बाजार के लोग ऐसी दवा नहीं दे सकते, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर नहीं मिलता सर, और फिर मैं भी सेलेक्टेड मेडिसिन ही लेती हूँ सब रहा जगह हूँ। से, हाँ जो भी है। सर और जो मेडिसिन सर देते हैं, मेरे हिसाब से तो सर की क्वालिटी ऑफ द मेडिसिन बहुत अच्छी है। बिल्कुल, और वो आम पाचक तो हम लोगों के लिए बहुत सहज हो गया है अभी, अरे पेशेंटों को मैंने जितने देना। और पेशेंट को आम पाचक दिया ना मैम, हाँ, पहले तो पहले 6 घंटे में ही बोलता है कि बदन दर्द तो काफी कम है। कम हो गया, और वेट भी उनसे काफी, उनका वेट भी कम हो रहा है सर, हाँ वो लगभग सभी डेडिकेटली उनको पेशेंटों लेना का। पड़ेगा। तो हाँ आम डेडिकेट। दोष भी बाहर जा रहा, इजीली जा रहा है, इतना सारा बस्ती और ये सब हम लोग करते थे उसको निकालने को, इजीली इनको 1 महीने के लिए पकड़ा दो, अपना खाते रहो, घृत पान करते रहो, मतलब इतना अभी जो। सर को हमारा एक रिक्वेस्ट है सर हाँ को, जी, जी बताइए। सर वो टैबलेट की साइज को ना थोड़ा बड़ा कर, जैसे रक्त हाँ पाचक की सर। टैबलेट की साइज है ना, कारण क्या है ना, लोगों को जैसे 10 टैबलेट बोलते हैं तो लोग थोड़ा सा हिचकते हाँ हैं, हाँ हाँ। तो उसकी अच्छा, जगह हालांकि ले लेते हैं, मैंने आज नहीं सर, खुद से लेकिन प्रैक्टिस। बच्चों के लिए भी इजी होता है ना, छोटे बच्चों को हम देते हाँ हैं हाँ तो एक एक तो देते हैं, हाँ तो उसमें हम ज्यादा है हाँ तो पाउडर बना के दे दीजिए कि 1 डोज 1 पुड़िया ले लो आप, 10 हाँ, टैबलेट मत दीजिए वो ठीक आजकल। है, लेकिन हाँ तो जहाँ हमको नंबर ऑफ क्वांटिटी ज्यादा देना है ना, वहाँ टैबलेट अगर अपने थोड़ा बड़ा करवा दे, थोड़ा सा बड़ा करवा दे, हाँ ठीक है। आउट ऑफ 100 पेशेंट में केवल 10% या 5% पेशेंट ही आपको ये ऑब्जेक्शन करेगा कि हम निगल लें जी इसको। जी। नहीं तो जो रक्त पाचक की साइज है ना टैबलेट की, वो पेशेंट कोई भी ले लेता है आराम से, क्योंकि वो और मोटी इजी हो गया मोटा सर, है। इजी हो गया है देना, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीजों को प्लान करके दो, ये अपना 3-4 पे पकड़ा दो, साथ में अनुपान दे दो, तब तक नस्य कर दो, तब तक अपने पास पेशेंट दूसरा देखने को टाइम मिल जाता है। जी बहुत सर। इजी हो गया, बहुत जी मैम। सहज हो गया। और नीली भृंगाती मेरे को सर का मंगवाना है, क्योंकि ये 2-3 पेशेंटों पे भी मेरा चल रहा अभी, और नस्य तो मैं लगभग 90% को नस्य दे ही रही हूँ, और सबको बेनिफिट है सर, बहुत बेनिफिट है। ये जो प्रेस वाले आए थे संपादक, इनका शोल्डर बार बार उनको हाथ ऊपर उठाने का होता था, और राइटिंग में बहुत प्रॉब्लम जा रहा था, तो इनको नस्य दिया। और मैडम 15 ml। मेरे एक एक्सपीरियंस हो रहा है कि नस से जितने पेशेंट को हम लोगों ने लेने के लिए बोला ना, वो जी पेशेंट जब खुद से लेता है तो प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको अपने साथ, जो सर बोलते हैं ना, अपने सामने बुला करके अपने हाथ से दो।
और जी देने जी के बाद वो जो मेरा और एक एक्सपीरियंस है, पेशेंट को थोड़ा लेटा के रखना पड़ेगा, उसको तुरंत उठने जी बैठने के लिए मना करना, कम से कम और लिटा के 20 मिनट से रखना आधा फिर घंटा लेटा के रखना पड़ेगा। जी थोड़ा हवा में ना जाए, डस्ट में ना और जाए। आपको और पता है, अनुरिता मैडम को पूछिए, मेरे क्लिनिक में ना जो भी मिलने भी आ गया, केवल बात करने भी आया, उसको नस से फ्री में मिलता है मेरे क्लिनिक में। अच्छा, तो लेना ही पड़ता है, मेरे पास आया तो लेना ही है, उसको गिफ्ट रहता है मेरी तरफ से। नहीं सर, सर इसकी अभी तो मेरे को आवश्यकता है क्योंकि अभी स्ट्रेस भी है। और पहले तो 80% समझते थे हम लोग कि मानसोपचार करना है, बट अभी तो 95 में मानती हूँ। कोविड के बाद से और इसके बाद से जो जरूरत पड़ गई है, पोस्ट कोविड में भी, और लगभग सभी इससे गुजरे हुए हैं, तो इसकी तो वैसे भी नितांत आवश्यकता है। ये तो समय की मांग थी, और ये आपका बहुत बड़ा देन होगा सर। थैंक यू। अरविंद सर से एक चीज पूछ रहा हूँ कि सर आपने जब हाँ इतना अधिक नशे पे दिया है सर, हाँ। क्या क्या चीज के रिजल्ट मैंने प्रैक्टिकली आपने सर देखे? मैंने हम लोग जो आपके लेक्चर में सुना अभी जैसे बालों पे, जो मनीषा मैम बोल रही है, ये मुझे भी आते हैं कि बाल काले हो जाते हैं नस से देने से। अनुरिता मैम को स्कोलियोसिस था, पूरा जो इनका रीढ़ का हड्डी था ना, एस शेप में था। तो एक बार मैम आई थी तो रो रही थी, इतना बैक पेन हो रहा था। तो केवल नस से अब आप सोचिए कि 60 ml डेली, तो एक महीने में कितना जा रहा है, 1800 ml। तो और वो भी जुलाई से हम लोग कर रहे हैं। अभी थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि मैम को टाइम नहीं मिल पा रहा है, इनकी मम्मी बीमार है। तो इतना तेल जुलाई से कंटिन्यू जा रहा है, तो सोचिए बस्ती, इतना जो हम मात्रा बस्ती देते हैं 60 ml, उतना नस डेली जा रहा है नाक से। तो इनका स्कोलियोसिस का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया अभी काफी हद तक। मतलब ये आराम से उठ बैठ सकती है, खेल सकती है, गाड़ी चलाती है, इतना इनको फायदा हो रहा है मैडम बहुत नस से। स्पोर्टी है बहुत बहुत ज्यादा। मैंने हम हाँ देखे हैं कि जेन मेल टीम में इन्होंने सारे अवार्ड जीते जो मैंने देखा था। हाँ, ये टेनिस भी खेलती है हाँ अनुरिता मैम। हाँ, गजब गजब, उनका स्टेमिना बहुत गजब है, गजब हाथ में पावर है हाँ, इसका मतलब फिटनेस और बहुत सारे अच्छा है। लोग जब ये लड़कियों के साथ जाती है ना टीम में, तो सब लोग ना स्टेरॉइड और पेन किलर खाते हैं जी जब वो थक जाते हैं, गिर जाते हैं। और अनुरिता मैम को एक भी एलोपैथी का दवाई नहीं खाती है, जी एकदम फिट रहती है, कितना भी चोट लग जाए अपने आप ठीक हो जाती है। जी सर। काफी प्रणाम विल पावर है उनमें सर। सर जी। हेलो हाँ जी। हेलो सर जब नशे देते हैं सर, वो अभ्यंग वगैरह करवाते हैं या सीधा ही दे देते हो? मेरा ऐसा मृदुपाकी है ना, 101 आवर्ती वाला, तो मुझे कराने की जरूरत नहीं होती, और गले में एक बूंद भी नहीं आता, डायरेक्ट ब्रेन में जाता है। मैडम क्या होता है ना, आप प्रतिमर्श नश यूज करते हैं तो आपको कोई स्नेहन स्वेदन की जरूरत नहीं होती। अगर आप मर्श नश यूज करते हैं तो आपको वो सारे प्रोसीजर करने पड़ते हैं जो कि क्लासिकल में बोला गया है। जैसे जी सिर सर। के जो सहस्त्राधार चक्र का एरिया वहां पर लगाना होता है, आगे चक्र के ऊपर लगाना होता है, विशुद्धि चक्र के ऊपर लगाना होता है, और थोड़ा सा चेहरे पे स्नेहन करना पड़ता है, और उसके बाद आपको नशे कराना पड़ता है। जी ये सर, मर्श मैं नशे हेलो का है। हाँ। ये नीली भृंगाटी और का जो इवन देना इवन रहता है ना सर, इवन हाँ जी जी इसमें तो थोड़ा मुखाभ्यंग सिरोभ्यंग करने के बाद, हल्का स्टीम करने के बाद ही दे पा रहे हैं, क्योंकि काफी तीक्ष्ण हुआ और उनको बहुत देर तक थोड़ा प्रॉब्लम भी होता था शुरू में। ये सर का जब लेते थे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, इजीली आते थे, अपने ऑफिस से लेके चले जाते थे। लेकिन इसमें उनको फिर मेरे को अवधूमन भी कराना पड़ा। तो उसको लेने के बाद उनकी ये अनुभूति थी कि कितने जल्दी रिलीफ मिल गया, जो मेरे को एकदम लग रहा था कि ब्रेन में खिंचाव हो रहा है, पूरी नसें खिंच रही थी, आई साइड भी रेड हो रहे थे। तो वो देने के बाद तुरंत उनको रिलीफ मिल गया, बोले मैं तो अब भी जा सकता हूँ, मुझे और नहीं एक बात मैम, एक बात बोल रहा हूँ, आप कोई भी तेल नाक में डालिए नशे के लिए, जी लेकिन जो वो मर्श नशे में पहले जो बोलते हैं लगाने के लिए ज्यादातर जी जी कि मैंने बहुत अच्छा रहता है कि 101 टाइम्स का भला तेल को पहले आप ये सारा प्रोसीजर करने के बाद जो आपको स्पेसिफिक तेल देना देंगे ना, जी तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और एक मैं अपना एक कॉन्फ्रेंस का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अगर किसी भी तेल का कंपोनेंट जो है, उसको अगर आप सीसम ऑयल में आप उसको पकाते हैं, तो वो जो है नैनो पार्टिकल के रूप में काम करता है। मैंने केरला का एक बंदे का कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था, नंबर अभी मिस कर रहा हूँ। वो बंदे ने जितने भी ड्रग है, सारे ड्रग को क्या किया कि सिर्फ सीसम ऑयल में उसको पाक किया, और जो कंपोनेंट का प्रोपोर्शन जितना आपको देख करके हम लोग दवा बनाते हैं, उसका 1/10 100 इतने मात्रा में ही ड्रग देना पड़ता है। और जो ड्रग तेल बनता है उसका डोज भी 1 ड्रॉप में आ जाता है ना।
और वो बाजार में 110-120 रुपए करके वो 10 ml की वो तेल को बेचते हैं और नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल में बेचते हैं। मैंने 1.5 घंटे का पूरा सेशन अटेंड किया था और उन्होंने क्या किया कि च्यवनप्राश का भी इंग्रेडिएंट लिया तो यही किया और लवन भास्कर लिया तो उसमें लवन को हटा करके बाद बाकी सारा दे करके किया और उन्होंने अपना क्लिनिकली एक्सपीरियंस शेयर किया कि ये सारा जो इवेंट हुआ ना वो सारा एक्सीडेंटली उनके साथ हुआ था, उन्होंने कोई इस चीज को प्लान नहीं किया था। और उसके बाद जब इस तरह का रिजल्ट आने लगा तो जब थोड़े बहुत साइड इफेक्ट आने लगे तो उन्होंने क्या किया था कि ड्रग के क्वांटिटी को जो उसमें पाक के लिए दिया गया उसका क्वांटिटी कम करते गए। तो एक समय ऐसा आया कि जो ड्रग की मात्रा है वो 2 ग्राम 5 ग्राम में 100 ml तेल बन रहा है, ऐसा हो रहा है। इतना ही तो उन्होंने पाक करना चालू किया और वो जो है नैनो पार्टिकल के रूप में उन्होंने क्लिनिकली इसको प्रूफ किया था और एज वेल रिसर्च में भी डाल के रखा था। जी मैम। सर ये पहले तो मैं बहुत सारा प्रयोजन करवाती थी, अभ्यंग कराना, फिर स्टीम देना, फिर नस दे करके फिर शशांक आसन करो, फिर मतलब 25 मिनट तक आपको स्टे करना ही है। उसमें पेशेंट ज्यादा नहीं इंटरेस्ट रखते क्योंकि सर का तो ऐसा है कि जैसे पैकेज चाहिए ना लोगों को आजकल फास्ट, तो हमारा ज्यादा उनको ना वो उठा पटक नहीं करना उनको। नहीं वो सब नहीं, आप दीजिए हमको हमारे काम में आप डिस्टर्ब मत करिए बस। तो हमने कहा ठीक है ये भी काम करता रहेगा। हमारे मैंने बहुत पुराने पेशेंट जिसका मैंने मेडिसिन से ही उनका पोस्ट ऑपरेटिव हर्निया का ऑपरेशन के बाद भी क्या हुआ था ठीक हो गया। तो मैं जब उसको बोला कि मतलब इतने दिनों बाद मैंने काफी ओपन हो गया, मतलब इसके साथ एक अनुपान ये ले लो, तो बोलता है सर दवाई जो देना है दे दीजिए हम खा लेंगे लेकिन अनुपान वगैरह मत ये मत दीजिए। मैंने जरूरत पड़ा तो मेरे को दवाई छोड़ दे, लेकिन ये मिक्सिंग मैचिंग वगैरह आप एकदम हमको मत बोलिए। कषाय पान भी नहीं करते लोग, तो वो टैबलेट अभी तो इजी अवेलेबल है तो उसको दे देते हैं कि अभी आप नहीं वो मैन टू मैन थोड़ा वेरी करता है। कषाय पान करते हैं हमारे पेशेंट, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या है कि मैन टू मैन वेरी करता है, कौन घर में रह रहा है कौन ऑफिस जा रहा है। अभी ये 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशंस हो गए। जी जी नमस्ते मनोज सर। हाँ जैसे आप बता रहे हैं ना वैसे दिक्कत हमारे केस में भी आई थी। मेरे भी नसिया के एक पेशेंट थे, जानू बस्ती उनको चल रही थी, नी पेन का था, तो मैंने उनको जानू बस्ती चलवाई थी और साथ में शमन औषधियां। लेकिन वो पेशेंट एंजाइटी में इतना था ना, तो मैंने उनको सिंपल ऐसे अपना अणु तेल का ही नस्य से शुरू किया। 3 दिन के बाद ही बोलता है कि नहीं मुझे काफी रिलैक्स लग रहा है। तो उसमें मैंने यही किया था, थोड़ा सा अभ्यंग शिरोभ्यंग और उसके साथ मैंने थोड़ी मर्म चिकित्सा भी उसमें ऐड करी थी। तो उसके हिसाब से अच्छा रिजल्ट मिलता है। मतलब पेशेंट का जैसे शिरोतर्पण शिरोभ्यंग से क्या होता है, साइकोलॉजिकली रिलैक्स हो जाता है। ये आपने नैनो पार्टिकल्स वाला जो फॉर्मूला बताया ना, ये काफी अच्छा है। आई थिंक इसमें लवण भास्कर में से लवण हटा के जो फॉर्मूला उन्होंने यूज किया है, तो आई थिंक ये दीपन पाचन औषधियों की वजह से नैनो पार्टिकल्स पे काम करेगा। और उन्होंने हर ड्रग को बने च्यवनप्राश लिया तो वही च्यवनप्राश तो रसायन का काम भी करेगा इंटरनली। और मेरे एक डॉक्टर से मुलाकात हुई थी, मैं कोयम्बटूर कॉन्फ्रेंस में गया था 5 दिन के लिए। डॉक्टर जी दूसरे सत्र का समय हो गया। प्रणाम सर। प्रणाम जी दूसरा सत्र अब चालू करते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी सर, थैंक यू सर। मैं अभी एंड कर दीजिए। जी